खाचरोद के पास हुए हादसे में कार और ट्रक के बीच भिड़ंत में 4 लोगों की मौत हुई है, जबकि 3 लोग घायल हुए हैं। उज्जैन के पास नागदा में शुक्रवार तड़के कार और टैंकर की टक्कर हो गई। हादसे में कार सवार 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 घायल हैं। सभी मृतक इंदौर के रहने वाले थे। वे अजमेर से जियारत कर लौट रहे थे। यह दर्दनाक हादसा आज तड़के खाचरोद के समीप जावरा हाईवे पर हुआ। टक्कर इतनी भीषण थी कि इनोवा के परखच्चे तक उड़ गए। ड्राइविंग सीट पर फंसे शव को निकालने के लिए कार काटनी पड़ी। कार में सवार एजाज को कोई चोट नहीं लगी है। एजाज ने बताया कि हम 8 लोग इंदौर से 23 अक्टूबर को अजमेर के लिए निकले थे। शुक्रवार सुबह लौटते वक्त एक पेट्रोल टैंकर और एक ट्रक हमारी गाड़ी के पीछे थे। कुछ देर बाद टैंकर ने हमारी कार को ओवरटेक किया। इसके बाद गाड़ी टैंकर से जा भिड़ी। एसपी प्रदीप शर्मा ने बताया कि हादसे में 4 लोगों की मौत हुई है और सभी इंदौर के ही रहने वाले हैं। बता दें कि यह दुर्घटना बहुत ही दर्दनाक है, जिसके फुटेज नहीं देख सकते, इसलिए इस खबर के फुटेज को हमारे द्वारा धुंधला कर दिया गया है। ये जावरा उज्जैन रोड पर बड़निया गांव है। वहाँ पर आज एक सुबह ट्रक और इनोवा गाड़ी में भिड़ंत हुई थी आमने सामने से, और दुर्घटना थी और दुखद उसमें 4 लोगों की मृत्यु हो गई। इनोवा में 8 लोग बैठे थे, जिसमें से 4 लोगों की दुखद मृत्यु हुई है। 3 लोग अभी अस्पताल में भर्ती हैं। एक व्यक्ति बिल्कुल ठीक है, उसे किसी प्रकार की कोई चोट नहीं आई है। ये जो इनोवा है ये राजस्थान की तरफ से आ रही थी और संभवतः रात में गाड़ी चलाने की वजह से अर्ली मॉर्निंग आज में उनकी उससे आमने सामने से भिड़ंत हो गई है। उनके परिजनों को सूचित कर दिया गया। परिजन सभी अस्पताल में मौजूद हैं और जो अग्रिम कार्रवाई है वो की जा रही है। त्योहारों का सीजन आते ही नकली खाद्य सामग्री बनाने वाले माफिया का गिरोह सक्रिय हो जाता है। वहीं दूसरी ओर खाद्य एवं औषधि प्रशासन की टीम भी लगातार सक्रिय है। खाद्य विभाग की सक्रियता के चलते टीम ने देवास गेट बस स्टैंड पर एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। दरअसल रूटीन चेकिंग के तहत खाद्य अधिकारी देवास गेट बस स्टैंड क्षेत्र में घूम रहे थे। उन्हें एक व्यापारी पर शक हुआ। दूर खड़े रहकर जब रेकी की गई तो मामले की वास्तविकता सामने आई। विद्यापति नगर निवासी प्रवीण जैन को नकली मावे के साथ पकड़ा गया। पूछताछ में खुलासा हुआ कि अहमदाबाद से 300 किलो नकली मावा बस से उज्जैन लाया गया, जिसे अलग अलग मिठाई दुकानों पर सप्लाई किया जाना था। हालांकि नकली मावा सप्लाई होने के पहले ही उसे जब्त कर लिया गया। खास बात तो यह रही कि नकली मावा से मिठाई किस प्रकार बनती है, इसका डेमो देवास गेट थाने में करवाया गया। यहां बाकायदा गैस भट्टी पर कढ़ाई में नकली मावा रखा गया और उससे मिठाई भी बनाई गई। खाद्य अधिकारी BS देवलिया ने बताया कि मामले में कार्रवाई जारी है। यह नकली मावा अहमदाबाद से कहां से मंगवाया गया है, इसका पता लगाया जा रहा है। इसके साथ ही उज्जैन में किस किस दुकान पर यह सप्लाई किया जाना था, उसकी भी पड़ताल की जा रही है। लोगों को सचेत किया जा रहा है कि वे मिठाई खरीदते समय शुद्धता की जांच करें। इसके साथ ही खाद्य विभाग द्वारा तत्काल जांच का प्रबंध भी किया गया है, इसलिए खाद्य विभाग से भी संपर्क करें। अच्छा, और किसको देते हो? कहाँ से मंगवाया कहाँ से? किनको दोगे? अरे आज ही मंगाया तो आज ही तुम पैदा हुए तो कहाँ से पैदा हुए तो बता दो। ये आया कहाँ से मावा? अहमदाबाद से। किससे? कौन है अहमदाबाद का व्यापारी? किनको दोगे ये भी बताओ। अहमदाबाद का व्यापारी कौन है? यहाँ पे किसको दोगे? मिठाई वाले को किसको दोगे? अरे मंगवाया सब जो। अरे जो क्या होता है जो पूरे मीडिया पूछ रही है? नाम बताओ। अहमदाबाद से किससे मंगाया था उसका नाम बता। ऐसी मिठाई किस किसको खिलवाओगे? सेठ का नाम बता। राजेश। ये तो अहमदाबाद से आ गए। यहाँ किसको देना है? किसको देना है? अरे तो बिल्कुल जो कलेक्टर साहब के निर्देश पर लगातार हम कार्रवाई कर रहे हैं और इसी तरह लगातार सर्चिंग कर रहे थे कि कहाँ से आता है, और कुछ हमें सूचना भी मिली थी कि गुजरात से आता है। पहले भी हम इसको पकड़ चुके हैं और गुजरात से इस तरह की पैकिंग में आता है और इसको मिठाई के नाम पर ये दे देते हैं, जबकि बल्क पैकेट मिठाई का नहीं होता है। 20 किलो 25 किलो मिठाई का इस तरह का कोई पैकेट नहीं होता है। और उसके आड़ में इसको ये लेके आते हैं और ये मावा जो है वो इसको इन्होंने रिफाइंड वनस्पति से और पामोलिन ऑयल से और स्किम्ड मिल्क पाउडर से मिलकर बनाया होता है। और इसको ये खोल के इसी को करके दुकानों पर कहीं ना कहीं सप्लाई कर देते हैं, सीधे मिठाई वालों की दुकान पर सप्लाई कर देते हैं। तो ये उस तरह का अपन इसको कह सकते हैं, अब माना क्या नकली मावा, उस तरह का ये नकली मावा है। इन पे किस प्रकार की कार्रवाई की जाएगी? इस पे सैंपल लेके हमें राज्य खाद्य प्रयोगशाला भेजने होते हैं और उसकी रिपोर्ट के आधार पर हम इससे आगामी कार्रवाई करते हैं कि रिपोर्ट में क्या आता है। उज्जैन में कम दामों में मावा बिक रहा है ऐसे खुले में बाजारों में? हम इस बात को भी देख रहे हैं और हम
बिल्कुल निश्चित से देख रहे हैं सारी दुकानों पे मावा क्या है और किसी को भेज के भी जो है मावा खरीदवाते हैं कम पे कि क्या है कि कहाँ, जिससे हमें सारी प्रॉपर सूचनाएं मिल जाए। सर इसमें जैसे इनके खिलाफ जो कार्रवाई कर रहे हैं, वो जो जिसने भेजा है अहमदाबाद से, उनके खिलाफ उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, उसको भी पार्टी बनाया जाता है क्योंकि उसको ये बिल देंगे और हमने इसके कागज दे दिए हैं, कहाँ से दिया है वो बिल भी हमें मिल गया है। राज्यपाल के आगमन पर ड्यूटी कर रहे आरक्षक हरदीप पाल हादसे का शिकार हो गए, जिन्हें जिला अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया है। छत्तीसगढ़ के महामहिम राज्यपाल की फॉलो पायलट के दौरान ड्यूटी पर तैनात किए गए आरक्षक को इंदौर की ओर से आ रही तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी। बताया जा रहा है कि आरक्षक अपने वाहन के पास खड़ा था, तभी पीछे से आ रही कार ने सीएसपी की गाड़ी को टक्कर मारी, जिससे आरक्षक अपने और सीएसपी के वाहन के बीच दब गया। घटना के बाद आरक्षक को उपचार के लिए उज्जैन के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। नानाखेड़ा थाना पुलिस ने तेज रफ्तार कार चालक के खिलाफ कार्रवाई करते हुए वाहन को जब्त कर लिया है। वहाँ पे हम पहुँच गए थे 9:45 बजे करीब। 10 बजे करीब साहब आए थे राज्यपाल, उससे पहले सीएसपी साहब की गाड़ी खड़ी थी, उसके आगे हमारी गाड़ी खड़ी थी टेल गाड़ी। पीछे से एक इंदौर साइड से गाड़ी आई, स्विफ्ट गाड़ी थी शायद, उन्होंने सीएसपी गाड़ी की पीछे से टक्कर मारी खड़ी गाड़ी में। उसके आगे मैं खड़ा था, वो गाड़ी घसीटती हुई आगे आई, तो टेल गाड़ी और सीएसपी गाड़ी के बीच में मैं फंस गया था। हम उनके अपने राज्यपाल थाउरचंद गहलोत जी की फॉलो के लिए गए थे। हाँ, गाड़ियाँ खड़ी थी वहाँ पे, साइड में गाड़ियाँ खड़ी थी, उसी टाइम में आके उन्होंने इंदौर से। उन्हेल थाना क्षेत्र के ग्राम बरखेड़ा में 2 बीघा जमीन को लेकर आरोपियों द्वारा एक ही परिवार के 5 सदस्यों पर जानलेवा हमला कर दिया गया। सभी घायलों का उपचार उज्जैन के जिला अस्पताल में चल रहा है। घायल पप्पू एवं विजय ने जानकारी देते हुए बताया कि 2 बीघा जमीन 20 साल पहले उन्होंने गांव के ही रहने वाले लालू पिता देवजी से खरीदी थी, लेकिन अब जब जमीन के भाव बढ़ गए हैं तो लालू और उसका परिवार फिर से यह जमीन अपने नाम करवाना चाहता है, लेकिन फरियादी पक्ष जमीन पर खेती करके अपना परिवार चला रहा है। यही कारण है कि आरोपी द्वारा आए दिन उन्हें जान से मारने की धमकी और मारपीट की जाती है। आरोपियों द्वारा जमीन पर जाने का रास्ता बंद करने के बाद जब फरियादी ने इस बात की शिकायत थाने और तहसील में की, जिसके बाद प्रशासन द्वारा रास्ता दिलवाने के लिए गांव पहुंचे अधिकारी, तो आरोपी पक्ष द्वारा उन पर जानलेवा हमला कर दिया गया। मामले में 5 लोग फिलहाल घायल हैं, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फरियादी ने आरोपियों पर कार्रवाई को लेकर पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन भी दिया है। उन्हेल थाना पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेकर जांच शुरू की है। भाई साहब, हमने 2 बीघा ज़मीन खरीदी थी लालू पिता देवाजी से आज से 15-20 साल पहले। तो उसी चक्कर में हमारा कोई विवाद चल रहा था, उससे कोई लेना देना कुछ भी नहीं था। 20 साल पहले ज़मीन ली थी हमने, तो वो वापस लेना चाहता है। तो उसकी वजह में हमारे तहसीलदार, चौकीदार, पटवारी ये गए थे रास्ता खुलाने के लिए। उधर से वापस रिटर्न आ रहे थे घर की तरफ, तो रास्ते में इन्होंने जान हमला करा और ट्रैक्टर चढ़ाया पापा पे और पे मम्मी पे इन पे, और मारने की कोशिश कर रहे हैं। अभी भी धमकी दे रहे हैं वो घर पे। और हमने अपने एसपी साहब को भी कंप्लेन दी हमने, और उन्हेल में भी दी है कंप्लेन। और हमारे को क्या है कि जान का खतरा है, डेली धमकी देते हैं वो। और फिर अभी क्या है कि हम चाह रहे हैं कि कड़ी से कड़ी सजा दें। इसमें 4-5 जने घायल हैं, 2 लेडीज़ वार्ड में, 2 जेंट्स वार्ड, 3 जेंट्स वार्ड में। उज्जैन के नीलगंगा थाना क्षेत्र के वजीर पार्क कॉलोनी में गुरुवार रात एक मकान में चोरी की घटना का खुलासा हुआ। गौरतलब है कि पूर्व पार्षद और होटल व्यवसायी गुड्डू कलीम की षड्यंत्र पूर्वक परिजनों ने हत्या कर दी थी। घटनास्थल पर जब आरोपी को पुलिस लेकर पहुंची तो वहां घर का सामान बिखरा हुआ था। प्रथम दृष्टया ज्ञात हुआ कि यहां चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। पुलिस ने जांच की तो मृतक पूर्व पार्षद के परिजन ने ही चोरी की घटना को अंजाम दिया सामने आया, जिसमें जम्मू और परवेज का नाम सामने आया है। पुलिस ने मामले में प्रकरण दर्ज कर प्रकरण को विवेचना में भी लिया है। थाना प्रभारी विवेक कनोड़िया ने बताया कि गुड्डू कलीम की हत्या में बैठे आसिफ को आरोपी बनाया गया था, जिसके बाद घटनास्थल को भी सील कर दिया गया था। जब घटनास्थल का मौका मुआयना करने के लिए आरोपी आसिफ को पुलिस मृतक गुड्डू कलीम के घर लेकर पहुंची तो वहां रखा सोना, चांदी और नकदी रुपए एक साथ तमाम चीजें और जरूरी कागजात वहां पर नहीं थे। सीसीटीवी फुटेज और मुखबिर की सूचना पर 2 आरोपियों के नाम सामने आए हैं। यह भी पता चला है कि मृतक गुड्डू कलीम के परिजन जम्मू और परवेज निवासी शाहजहांपुर ने चोरी की घटना को अंजाम दिया है। खास बात तो यह है कि हत्याकांड की घटना के बाद पुलिस ने घटनास्थल को पूरी तरह से सील कर दिया था। बावजूद इसके परिजन मृतक के घर पहुंचे और चोरी की घटना को अंजाम दिया।
जिससे कहीं ना कहीं घटनास्थल के साक्ष्य भी छुपा दिए गए होंगे, या हो सकता है कि उनके साथ छेड़छाड़ की गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। इस मामले में हमने मिंटू आरिफ के कमरे में और गुड्डू कलीम के कमरे में जिस दिनांक को घटनास्थल निरीक्षण किया था तथा उसके उपरांत 13 तारीख को भी एक अलमारी को रखवाने के बाद में पुनः सीलबंद किया था उनको। और सीलबंद स्थिति में जब हमने सीलबंद किया था सभी चीज़ें बिल्कुल सुरक्षित थी, लेकिन कल जब आरिफ को लेकर उसके लाइसेंस और कुछ कारतूसों की जब्ती के लिए उसने अपना मेमो दिया था, उसमें पहुँचे तो जब देखा गया तो सील तो व्यवस्थित लगी हुई थी, लेकिन कमरे के अंदर खुलने पर कमरे में सामान अस्त व्यस्त था, उसका लॉकर भी टूटे हुए पाए गए थे। तो आरिफ के द्वारा उसके घर में रखी कुछ घड़ियाँ, 2 चांदी के बिस्किट और एक कड़ा जिसमें वह हीरे जड़े होना बताता है, सोने का कड़ा, और इसके अलावा कुछ अन्य ज्वेलरी और कागजात चोरी होना बताया, और उसका लाइसेंस भी वहाँ पर नहीं मिला जहाँ पर उसने बताया था। और साथ बंदूक के जो कारतूस थे उसने 10-15 की संख्या में उन्होंने बताए थे, वो भी नहीं मिले थे। तब ऐसी स्थिति में जब मौके का मुआयना किया गया तो पीछे के दरवाजे में पेंचकस जैसे किसी चीज़ से खोलने के निशान थे, और तत्काल मौके पर क्योंकि अन्य कोई व्यक्ति बाहर ही नहीं था, पूछताछ की गई तो आरिफ के द्वारा बताया गया कि उनके जो समधी वो जमाई हैं जम्मू उर्फ निजामुद्दीन नसीरुद्दीन, जो कि शाजापुर के रहने वाले हैं, ये और इनके एक और भाई जो चचेरे भाई हैं पारू और परवेज, ये दोनों इस कमरे में पीछे खिड़की में सो के घुसे थे। तब ऐसी स्थिति में तो पूछताछ करके तत्काल उनके द्वारा पूछताछ पर एक बैग प्रस्तुत किया गया जिसमें उसका लाइसेंस भी मिला, अन्य कागजात भी मिले। तब इनके विरुद्ध पुलिस की शिकायत स्वयं मेरी शिकायत पर एक प्रकरण पंजीबद्ध किया गया चोरी का, और इसमें साक्ष्य मिटाने संबंधित धाराएं भी इसमें बनती हैं। उन्होंने साक्ष्यों को प्रभावित करा, पुलिस के द्वारा लगाए गए ताले में अनाधिकृत रूप से प्रवेश किया उस कमरे में। इसी प्रकार से इनके द्वारा दूसरे कमरे में भी प्रवेश किया गया, लेकिन वहाँ से कोई सामान चोरी जाना नहीं पाएगा, लेकिन एक अलमारी को तोड़ने का प्रयास अवश्य किया गया था। पूर्व पार्षद गुड्डू कलीम हत्याकांड में लगातार अपडेट्स आ रहे हैं। नीलगंगा थाना पुलिस ने हत्याकांड में उपयोग की जाने वाली बंदूक के साथ जिससे वो खरीदी गई थी उसके सहित 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। हत्याकांड मामले में अब तक 13 आरोपियों में से पुलिस ने 12 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और एक आरोपी फरार है, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। साथ ही पुलिस द्वारा आरोपियों से पूछताछ में यह भी बात सामने आई है कि गुड्डू कलीम की हत्या की साजिश करीब 4 से 5 माह पूर्व बनाई गई थी, जिसके बाद मौका मिलते ही हत्या को अंजाम दिया गया। नीलगंगा थाना प्रभारी विवेक कनोडिया ने बताया कि गुड्डू कलीम हत्याकांड में अब तक 13 लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया है, जिसमें से 12 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और एक आरोपी अभी भी फरार है, जिसकी तलाशी जारी है। मामले में आरोपियों से पूछताछ में यह भी बात सामने आई है कि वजीर पार्क निवासी पूर्व पार्षद गुड्डू कलीम की हत्या की साजिश परिजनों ने 4 से 5 माह पहले ही बना ली थी। साथ ही हत्या में प्रयोग की गई बंदूक इंदौर गेट स्थित जय भारत गन हाउस के संचालक जाहिद के बेटे बुरहान से 90,000 रुपए में करीब 5 माह पहले गुड्डू कलीम के ड्राइवर जावेद उर्फ भैया निवासी आगर नाका द्वारा खरीदी गई थी और उन्होंने 1,20,000 में 4 से 5 माह पहले मिंटू को दी थी और हत्या वाले दिन ये बंदूक आशिफ उर्फ मिंटू ने ही घर में पहुंचाई थी, लेकिन पूर्व में उसने पुलिस पूछताछ में ये बात कबूल नहीं की थी। इसके बाद पुलिस रिमांड में लिया गया तो इस बात का खुलासा हुआ। पुलिस ने जब बुरहान से पूछताछ की तो उसमें सामने आया कि पिता की बगैर जानकारी के जमा बंदूकों में से एक बंदूक प्रलोभन में बेच दी गई थी। पुलिस ने पूर्व में गिरफ्तार आरोपी जो कि पुलिस रिमांड पर थे और कल गिरफ्तार 2 आरोपियों सहित 4 आरोपियों को कोर्ट में पेश कर दिया है। बता दें कि वजीर पार्क निवासी पूर्व पार्षद और होटल व्यवसायी गुड्डू कलीम की षड्यंत्र पूर्वक परिजनों ने हत्या कर दी थी, जिसकी नीलगंगा थाना पुलिस द्वारा विवेचना की जा रही है, जिसमें अब तक 12 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं और एक आरोपी अभी भी फरार है, जिसको पुलिस द्वारा तलाश किया जा रहा है। इस मामले में दिनांक 22 को अब चूंकि इसके तो पहले आसिफ उर्फ मिंटू की गिरफ्तारी हुई थी और वो जेआर पे चला गया था। उसके द्वारा ये बताया गया दानिश के द्वारा बंदूक लेके आई गई थी साथ में, लेकिन जब दानिश और सौराब की गिरफ्तारी हुई बाद में तो दानिश और सौराब के द्वारा बताया गया कि उसके मिंटू ने घर में बंदूक दी थी, जो कि सीसीटीवी फुटेज के अवलोकन पर उसकी बात सही भी पाई गई। ऐसी स्थिति में और एक अन्य साक्षिया के कथन से भी ये वाली बात प्रमाणित हुई। तो इसके बाद में जब वो मिंटू का पुनः अपन ने पीआर प्राप्त किया और उनसे समक्ष में लगातार पूछताछ करी तो इन्होंने रात्रि में जानकारी दी कि इनको ये बंदूक एक इनके पुराने जो गुड्डू कलीम के ड्राइवर थे जावेद और भैया, जो कि अभी वर्तमान में आगर नाका में रहते हैं, पहले बेगम्बा कॉलोनी के निवासी थे, तो इन्होंने बंदूक 1,20,000 रुपये में इनको दी थी और 4 से 5 महीने पहले इन्होंने योजना बना ली थी कि अपने पिताजी को ख़त्म करना है।
तो तब इन्होंने प्राप्त करी थी उससे। और जावेद और भैया से भी उसको पकड़ के उससे पूछताछ की गई, तो उसने जो भारत गन हाउस है, जय भारत गन हाउस, इंदौर गेट पे गन हाउस है, उसके जो जावेद उसके जाहिद नाम के व्यक्ति का गन हाउस है, उसके लड़के बुरहान से ये गन खरीदना बताई। बुरहान से पूछताछ की गई तो उसने इनसे प्रलोभन में आके अपने पिता को जानकारी दिए बगैर जमा बंदूकों में से एक बंदूक उनको 90,000 रुपये में बेचने की जानकारी दी। गुरु पुष्य नक्षत्र के साथ ही दीपावली की ग्राहकी भी बाजार में तेज हो गई है। गुरुवार को सोने चांदी की दुकानों पर जमकर भीड़ उमड़ी। लोगों ने शगुन के तौर पर सोने और चांदी के जेवरात और चांदी के सिक्कों को खरीदारी में लेना शुरू किया। वहीं वाहनों और इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानों पर भी लोग सामान खरीदते हुए नजर आए। बाजार में भीड़ से दुकानदारों के चेहरों पर खुशी नजर आई। इसे दीपावली की खरीदारी का आगाज माना जा सकता है। उज्जैन में करीब 500 से ज्यादा सोने चांदी के व्यापारियों की दुकान पर देर रात तक लोग सोने चांदी के जेवरात सहित कई सामान खरीदने पहुंचे थे। सोना चांदी व्यापारी एसोसिएशन के प्रदेश उपाध्यक्ष कैलाश सोनी ने बताया कि उज्जैन में 400 से 600 सोना चांदी की दुकानें हैं। पुष्य नक्षत्र में उज्जैन में करीब 40 से 50 करोड़ का कारोबार हुआ है, क्योंकि लोग परंपरा और धार्मिक आस्था की वजह से इस दिन सोना और चांदी का खरीदना शुभ मानते हैं। फ्रीगंज और पटनी बाजार, लखेरवाड़ी सहित शहर के अन्य इलाकों में भी सोना चांदी के व्यापारियों ने दुकान खोल रखी है। आज के दिन हर दुकान पर लोग पहुंचते हैं। लोगों का भरोसा ही इस व्यवसाय की सबसे बड़ी पूंजी है। सबसे पहले तो पुष्य नक्षत्र की हमारे सभी ग्राहकों को और पूरे देशवासियों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। पुष्य नक्षत्र का दिन जो रहता है, ये दीपावली के पहले जो गुरु पुष्य आता है, इसका एक विशेष महत्व है पूरे भारतवर्ष में। सनातन के रूप में इसको बहुत ज़्यादा अच्छा और शुभ माना जाता है। और आज के दिन की जो खरीदी की जाती है, वो घर में जो भी खरीदी करके ले आते हैं, उसकी पूजा पाठ करते हैं, तो उसमें दिनों दिन बढ़ोतरी होती है। वो हमेशा वैभव का प्रतीक है कि वो वैभव बढ़ाता है। इस वजह से आज सोना चांदी की बिक्री का दिन रहता है और इसको शुभ दिन मान के लोग खरीदी करते हैं। तो सोने के दाम ज़्यादा भी हो, कितने के आज के दिन के देखो उज्जैन में कितने की गिरावट हो? सोने का दाम तो निश्चित ही ज़्यादा है, लेकिन कितना भी दाम हो जाए, पुष्य नक्षत्र का महत्व ऐसा है कि कुछ भी दाम हो तो भले ग्राहक 10 ग्राम नहीं खरीदेगा, 5 ग्राम खरीदेगा, लेकिन खरीदी करते हैं। और कोई सोना यदि नहीं खरीद सकता तो चांदी खरीदते हैं। तो पुष्य नक्षत्र का त्यौहार तो सब मनाते ही हैं, महंगाई कितनी भी हो जाए। क्या आज के क्या भाव दिए और आपको कितने की गिरावट होगी उज्जैन में? लगभग आज जो है वो सोने का भाव लगभग 81,000 के आसपास है और चांदी का भाव लगभग 97,000 के लगभग है। और ग्राहकी अच्छी चल रही है बाजार में। लगभग मैं समझता हूँ कि कम से कम पूरे उज्जैन में 40-50 करोड़ रुपए का व्यापार तो आज के दिन हुआ होगा। मतलब आज खरीदना चाहिए, बड़ा शुभ माना जाता है। बहुत अच्छा लगा खरीद के। और यहाँ का गोल्ड भी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी पुरानी दुकान है, मानी दुकान है और बहुत भरोसा है हमें। आज का दिन जो है पुष्य नक्षत्र है और ये काफ़ी मतलब शुभ माना जाता है। आज के दिन सोना चांदी खरीदा जाता है, वो उसकी पूजा की जाती है। तो इसलिए मैंने तो गोल्ड के कान के ख़रीदे हैं। और ये दुकान जो है हमारी बहुत पुरानी है और पहचान के हैं हमारे, इसलिए इन पे विश्वास है हमें। हाँ जी, काफ़ी सालों से खरीदते आ रहे हैं। तो कभी हार भी खरीदा है, कभी मंगलसूत्र भी खरीदा है, चैन भी खरीदी है। तो ऐसा माना जाता है, इसलिए खरीदते हैं हम लोग। गुरु पुष्य नक्षत्र से त्योहार और शादी समारोह की खरीदी शुरू हो गई है। फ्रीगंज सोना चांदी व्यापारी एसोसिएशन के अध्यक्ष रविंद्र सोनी ने बताया कि गुरु पुष्य नक्षत्र के साथ ही त्योहार और शादी समारोह की खरीदी का दौर शुरू हो गया है। गुरु पुष्य नक्षत्र को लोग शुभ मानते हैं और खरीदारी करने के लिए पहुंचते हैं। उन्होंने कहा कि सोना और चांदी ऐसी धातु है जिसके दाम हमेशा बढ़ते हैं। लोग अन्य क्षेत्रों में निवेश के साथ ही सोने चांदी में भी निवेश करते हैं ताकि उनके परिवार की जरूरत के समय ये काम आ सके। पुष्य नक्षत्र में चांदी के सिक्कों की डिमांड ज्यादा रही। हमने इसके लिए पहले से ही 2.5 ग्राम से लेकर 100 ग्राम के सिक्कों के दाम फिक्स करके दुकानों पर लगा दिए थे। इससे ग्राहक जब दुकान पर आते हैं तो अपने बजट के हिसाब से सिक्का खरीदने पर उन्हें आसानी रहती है, साथ ही सहजता से वो विचार कर लेते हैं। इसके अलावा वो जेवरात और गहने भी खरीदते हैं। जो ज्यादा निवेश नहीं करना चाहते वे चांदी के जेवरात को महत्व देते हैं। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि उज्जैन शहर में 400 ज्वेलरी की दुकान है
और आज पुष्प नक्षत्र की आप सबको आपके माध्यम से जनता को, उज्जैन की जनता को बधाई देना चाहता हूँ। और ये जो पुष्प नक्षत्र है, आज से हमारे इस व्यापार की शुरुआत हो गई है और ये अब जून जुलाई तक, जब तक लग्नसरा रहेंगे तब तक चलती रहेगी। पुष्प नक्षत्र तो हमारा आज का अच्छा ही है, इसके साथ में अब धनतेरस भी हमारी आने वाली है, वो भी अच्छी जाएगी। प्लस दीपावली तक हमारा एक पीक सीजन जो कहते हैं, जिसमें मतलब मुहूर्त के लिए लोग सोना और चांदी की खरीदी करते हैं, उसमें आज सारे ज्वेलर्स पे ग्राहकी का वातावरण बना हुआ है और पूरे उज्जैन में कोई न कोई व्यक्ति कुछ न कुछ चांदी या सोने का आइटम खरीदने के लिए तत्पर बैठा हुआ है। सोना और चांदी तो ऐसी धातु है कि ये हमेशा महंगी होती रहेगी और हमेशा व्यक्ति ये बोलेगा कि आज महंगा हो गया है जब भी आएगा खरीदने, लेकिन उसके बावजूद भी खरीदता इसलिए है कि ये उसके सुख दुख में काम आने वाली चीज़ है, इसलिए वो अपनी बचत का एक हिस्सा सोने चांदी में ज़रूर डालता है। इसलिए व्यापार में थोड़ा प्रभाव तो पड़ता है, लेकिन इतना ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है कि जिससे मतलब व्यापार धूमिल हो जाए या प्रभावित हो। तो लोग खरीदते हैं, उत्साह से खरीदते हैं, उसमें कोई विषय नहीं। क्या खरीदारी लोगों ने? आज सिक्कों की खरीदारी हुई जनरली, और थोड़ा बहुत छोटे मोटे आइटम सोने के, इस प्रकार से तो लोग खरीद करते हैं। अभी चांदी का 80,000 के आसपास रेट है और 98,000 के लगभग, सोने का 80,000 के लगभग रेट है और चांदी का 98,000 के लगभग रेट। सिक्के किस हिसाब से है कि कम से कम कितनी कीमत के, अधिकतम कितनी कीमत के, क्या है? सिक्के हमारे यहाँ अभी हम फ्रीगंज सराफा एसोसिएशन की ओर से एक लिस्ट भी जारी की गई है, जिसमें हमने 2.5 ग्राम से लेके 100 ग्राम तक के सिक्कों के रेट निर्धारित किए हैं। 2.5 ग्राम का सिक्का 300 रुपये का एक, और 100 ग्राम का सिक्का हमारा 10,800 रुपये का रेट है। और जो कलदार आता है, जो विक्टोरिया के समय का चलता था, उसका 1,400 रुपये रेट निर्धारित किया है। जैसा हमारी एक सूची भी लगी हुई है, उसमें आप देख भी सकते हैं। अच्छा रिस्पॉन्स मिल गया? हाँ, बहुत अच्छा रिस्पांस है और आगे भी मुझे उम्मीद है कि भाव कितना भी हो जाए, लेकिन पब्लिक जो है सोना चांदी निश्चित रूप से खरीदती रहेगी। अपर मुख्य सचिव राजेश राजौरा की अध्यक्षता में गुरुवार को प्रशासनिक संकुल भवन में विकास कार्यों और सिंहस्थ 2028 के संबंध में संभागीय समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में राज्यसभा सांसद बाल योगी उमेश नाथ जी महाराज, विधायक अनिल जैन कालूहेड़ा, सतीश मालवीय, महापौर मुकेश टिटवाल, नगर निगम सभापति कलावती यादव, संभागायुक्त संजय गुप्ता, मुख्य वन संरक्षक MR बघेल, DIG नवनीत भसीन, कलेक्टर नीरज कुमार सिंह, पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा सहित उज्जैन संभाग के सभी जिलों के विधायकगण, कलेक्टर, जिला पंचायत CEO, निगम आयुक्त सहित संभागीय एवं जिला अधिकारी उपस्थित थे। अपर मुख्य सचिव राजेश राजौरा ने बैठक में उज्जैन संभाग के जिलेवार विकास कार्यों की समीक्षा की और संबंधित जिले के विधायक गणों से चर्चा कर उनके क्षेत्र विशेष के मुद्दों के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने निर्देश दिए कि परस्पर समन्वय और संवाद से उज्जैन संभाग के विकास और जनहित में बेहतर कार्य करें, जिला और संभाग स्तर के मुद्दों का निराकरण कराएं, राज्य स्तर पर निर्णय योग्य मुद्दों का प्राथमिकता से निराकरण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि लोक सेवकों और जन सामान्य के मध्य स्वस्थ संवाद बना रहे, जन समस्याओं और जनप्रतिनिधियों से प्राप्त मुद्दों का सर्वोच्च प्राथमिकता से निराकरण किया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि विकास कार्य निर्धारित समय सीमा में पूर्ण किए जाए। जल जीवन मिशन के तहत नल जल योजनाओं के कार्य गुणवत्तापूर्ण रूप से हो।